नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। पहलगाम में इस वक्त जो हुआ वो पूरा देश जानता है और बीते कई सालों से जम्मू कश्मीर की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। वहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हो गए थे, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन अचानक से जो माहौल है वो अब खराब हो गया है फिर से। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाया गया। हालांकि ये बहुत यूजुअल भी नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जो आतंकवाद है वो अलग पैमाने पर किया जाता है, अलग लोगों को टारगेट किया जाता है। अक्सर ये देखा गया है जो पर्यटक हैं उनको टारगेट नहीं किया जाता है। लेकिन इससे पहले 30 साल पहले की बात है, जब एक बार इसी तरीके का हादसा, इसी तरीके का एक टेरर अटैक फिर से किया गया था। पहलगाम की ही एक घटना है। दरअसल अमेरिका और इंग्लैंड के 3 कपल थे। ब्रिटेन के कीथ मांगन, उनकी पत्नी जूली, ब्रिटेन के ही पॉल वेल्स, उनकी गर्लफ्रेंड कैथरीन, और अमेरिका के डोनाल्ड हिचिंग्स और उनकी वाइफ जॉ चाइल्ड्स। ये 6 कपल अलग अलग जगहों से घूमने आए थे भारत, और उन्हें घूमना था जम्मू कश्मीर। जब वो दिल्ली पहुंचे तब भी उन्हें किसी ने भी वार्निंग नहीं दी कि वहाँ पर आपको एहतियात बरतना होगा। जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचे वहाँ पर भी उन्हें किसी ने ऐसी वार्निंग नहीं दी कि उन्हें एहतियात बरतना है, किस इलाके में जाना है, कहाँ नहीं जाना। कई ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिन्हें देखने के बाद उन्हें डर भी लगा था। उन्हें लगा था कि एक बार पुलिस से बातचीत की जाए। वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पर टूरिस्ट को कोई खतरा नहीं है, आप जाइए और आप घूम सकते हैं। उन्होंने ट्रैकिंग शुरू की और वो अपने अलग अलग लोकेशंस पर घूम रहे थे। वो जहाँ ट्रैक करने का प्लान बना रहे थे वो पहलगाम का इलाका था, और अमरनाथ यात्रा जहाँ पर चलती है वो वाला ट्रैकिंग का हिस्सा था। और वहाँ पर अक्सर पर्यटक जो है वो जाते हैं, वहाँ पर कोई खतरा नहीं। अगर कोई खतरा है तो वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड में है, जहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो जहाँ पर उन्होंने ट्रैकिंग का प्लान बनाया था वहाँ पर वैसे भी कोई खतरा नहीं होता था। वो ट्रैक करते करते आगे की ओर बढ़ रहे थे। कश्मीर में काफ़ी दिन तक उन्होंने ट्रैक किया और 4 जुलाई 1995 को लेदरवॉट वैली नाम की एक जगह है, वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ से होते हुए एक फेमस कैंप साइट है जिसे द मेडो के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पहुँचे। और ये वहाँ बहुत सारे और भी पर्यटक थे, लेकिन उनमें से ये 3 कपल यानी कि 6 लोग एंजॉय कर रहे थे। जैसे कि अपने अभी वाले हादसे में भी देखा, पहलगाम का वो इलाका जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक थे और वो अपनी तस्वीरें क्लिक कर रहे थे, खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ठीक ऐसा ही आज से 30 साल पहले भी था। द मेडो एक जगह जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक थे, उन्हीं में ये 3 कपल भी था जो ब्रिटेन और अमेरिका से गया हुआ था। शाम को अचानक से जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ, 10 से 12 मुजाहिदीन वहाँ पर पहुँचे और उन सब के हाथ में हथियार थे और ऑटोमेटिक राइफल को देखकर ये लोग डर गए। उन्होंने बोला कि उन्हें शक है कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं, उन पर जासूसी का शक है और इसीलिए उनको लेकर जाया जा रहा है। सभी से पासपोर्ट्स मांगे गए, सभी की चेकिंग की गई। ऐसा दिखाया गया कि वो किसी एजेंसी से आए हैं और वो सिर्फ चेक कर रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगे। हालांकि ऑटोमेटिक राइफल्स देखकर उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि ये कोई चेकिंग नहीं चल रही है, उन्हें किडनैप किया जा रहा है। इसका आभास उन्हें हो चुका था, लेकिन फिर भी उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इन आतंकवादियों के पास उनकी संख्या भी उनसे बहुत ज़्यादा थी और उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स थे। इसीलिए किसी ने अपोज भी नहीं किया, उनकी बातों को शांति से मानते गए और आगे की ओर बढ़ते गए। 4 दिनों तक लगातार दिन रात वो उन्हें लेकर पहाड़ी इलाकों में चलते रहे, ऊपर की ओर जाते रहे। रात में वो किसी हाइड आउट प्लेस पर छुपते थे, फिर से सुबह वापस से चलना इन होस्टेजेस को लेकर शुरू कर देते थे। और ऐसे ये कहानी जो है वो 4 दिनों तक चलती रही। इन्हीं में से एक टूरिस्ट था जिनका नाम था जॉन को इस बात का आभास हो चुका था कि वो एक डेथ ट्रैक पर चल रहे हैं, यानी कि वो उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी जान अब बच नहीं पाएगी। और उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा था कि उनके पास सबको इस प्लान में शामिल करने का ऑप्शन नहीं था। अगर वो सबके साथ वहाँ से भागते तो टेररिस्ट ऐसा करने नहीं देते, वो पकड़े भी जाते और उनकी जान उसी वक्त चली जाती। तो जॉन ने यह फैसला किया कि वो अकेले ही वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। रात में जहाँ पर जिन हाइडआउट्स पर वो रुकते थे वहाँ पर उन्होंने बोला कि उन्हें वॉशरूम जाना है, और इसी बहाने से वो वॉशरूम की तरफ गए और वहाँ एक पेड़ के पास अपने जैकेट को टांगा, जिससे कि इस तरीके से प्रतीत हो कि वो वहाँ पर खड़े हैं। और वहाँ से जॉन ने भागना शुरू किया। क्योंकि वो चढ़ाई कर रहे थे, जॉन को ये पता था कि
अगर वो भागेंगे और इसके बारे में इन टेररिस्ट को जानकारी मिलेगी तो वो उन्हें नीचे की तरफ ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ जो इलाका है वो आबादी वाला भी है और वहाँ पर उन्हें मदद भी मिलेगी। इसीलिए उन्होंने नीचे की तरफ नहीं जाने का फैसला किया और उसके ऊपरी दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का फैसला किया, जहाँ से चलना बहुत मुश्किल था और टेररिस्ट इस बात को समझ सकते थे कि कोई भी अगर भागेगा तो वो उस दिशा में नहीं भागेगा, और जॉन ने उसी दिशा में जाने का फैसला किया। उनको पता था कि उन्हें ढूंढने के लिए वो नीचे की तरफ गांव वाले इलाके में ही जाएंगे, और उन्हें ये भी पता था कि अगर वो गांव वाले इलाके में गए और लोगों से अगर मदद मांगी, बीते 4 दिनों से जो वो लगातार चल रहे थे उसमें उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कुछ गांव वाले उनकी मदद कर रहे थे, यानी कि वहाँ पर भी उनके लोग थे, और अगर वो गांव में गए, उन्होंने मदद मांगी और कोई उनका ही वहाँ पर मददगार निकल गया तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी, उन्हें फिर से उन्हीं टेररिस्ट के हवाले कर दिया जाएगा। ऐसा देखकर वो दूसरी दिशा में भाग गए और वो काफ़ी दिनों तक चलते रहे। फिर जब वो बहुत दिनों तक चलते रहे तो उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई और उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ पहुंच गए हैं और ये हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है। उन्होंने उस जंगल में फिर से छुपने की कोशिश की कि अगर वहाँ से कोई उन्हें ढूंढ रहा है तो वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। लेकिन जब वो छुपने की कोशिश कर रहे थे और हेलीकॉप्टर को देख भी रहे थे कि हेलीकॉप्टर वाकई पाकिस्तान का है भी कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि उस हेलीकॉप्टर के ऊपर इंडियन फ्लैग था और इंडियन फ्लैग को वो जानते थे। तो उन्होंने वहाँ से इशारा किया और मदद के लिए चिल्लाए, और वो भी क्योंकि इसीलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन इंडियन आर्मी की तरफ से चल रहा था। इनके गायब होने की जानकारी भी मिल चुकी थी, इनके किडनैपिंग की जानकारी मिल चुकी थी। ऐसे में इंडियन हेलीकॉप्टर वहाँ सर्च ऑपरेशन के लिए ही पहुँचा था और ऐसे में जॉन को बचा लिया गया। अब जॉन तो बच गए और इंडियन आर्मी को ये सारी जानकारी भी मिली। हालांकि इससे पहले भी इन टेररिस्ट ने एक गाइड के थ्रू ये मैसेज भिजवाया था कि इन चारों को किडनैप कर लिया गया है। ये तो थी अब तक की कहानी कि एक जो है वो भागने में वहाँ से कामयाब रहे और उन्होंने बाकी सारी जानकारी, सारा रूट और सारी चीज़ें जो हैं वो इंडियन आर्मी को और बाकी उनके खुद के देश से भी जो अलग अलग एजेंसीज आई थी उनको बताया। ये थोड़ी सी ताज्जुब की बात है कि उस समय पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। जो अमेरिकन एजेंसी आई थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उसमें सर्च ऑपरेशन नहीं किया और जॉन को लेकर अगले 2 दिनों में वापस अमेरिका चले गए थे। लेकिन अब बचे 3 होस्टेज जिनको इन्होंने किडनैप किया था। अब इन तीनों को अपने साथ रख के इन्होंने इन आतंकवादियों ने कोशिश की कि जॉन कहाँ भागा है, और ये शक जो जॉन को था वो बिल्कुल सही था कि जॉन को ढूंढने के लिए वो वापस से नीचे के इलाके में, गांव वाले इलाके में गए और गांव के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। उन्हें काफ़ी ढूंढा गया लेकिन वो तो क्योंकि वहाँ से निकल चुके थे, रेस्क्यू हो चुके थे, नहीं मिले। लेकिन इन सब के बाद 2 और भी फॉरेन जो टूरिस्ट थे वो उस गांव में थे, घूमने आए थे, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे। इन आतंकवादियों ने गुस्से में या खींच में बाकी 2 अलग टूरिस्ट को फिर से किडनैप कर लिया। इन टूरिस्ट का नाम जर्मनी के एक डर्क हेजर्ट थे और एक नॉर्वे के हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रो, ये नॉर्वे के एक एक्टर थे जो उस गांव में घूमने के लिए गए थे। इन दोनों को जॉन के बदले में अब किडनैप कर लिया गया। अब टेररिस्ट के कब्जे में 4 देशों के 5 लोग थे। पहले के 3 लोग, एक भाग चुके थे, और अब 2 लोगों को जिन्हें किडनैप किया गया, जर्मनी और नॉर्वे के, यानी कि 4 देशों के 5 होस्टेजेस इन आतंकवादियों के कब्जे में थे। और अब इंडियन आर्मी, इंडियन एजेंसीज़, उन सबको इस बारे में जानकारी मिल चुकी थी और अब जो है बड़े लेवल पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया था। जॉन के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। अब जिस इलाके में उनके छुपने की जानकारी मिली वो इलाका ऐसा था कि वहाँ पर बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन उस लेवल पर नहीं किया जा सकता था जिस लेवल पर होना चाहिए था, और दूसरा सीक्रेट ऑपरेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि जैसा कि जॉन ने बताया था कि अलग अलग गाँव में, अलग अलग हाइडआउट्स में जहाँ पर वो रुक रहे थे वहाँ इन आतंकवादियों के मददगार थे, और अगर कोई सीक्रेट ऑपरेशन, सीक्रेट मिशन चलाया जाता तो हो सकता है कि इस खबर को, इस ऑपरेशन को लीक कर दिया जाता। ऐसे में वहाँ पर सर्च ऑपरेशन में थोड़ी सी मुश्किल थी। लेकिन अब जो सेकंड ऑप्शन था वो था समझौते का, कि ये आतंकवादी चाहते क्या है, इन्होंने क्यों किडनैप किया है। फ़ोन पर नेगोशिएशन शुरू हुआ क्योंकि इन आतंकवादियों की मांग ये थी कि इन होस्टेजेस को तभी छोड़ा जाएगा जब इंडिया के जेल में बंद 21 आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा। अब नेगोशिएशन को ड्रैग करना था, इंडियन आर्मी की तरफ से ये प्लान था कि इसको लंबा खींचा जाए और देखा जाए कि उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। फ़ोन पर नेगोशिएशन शुरू हुआ। चीफ नेगोशिएटर थे इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी राजिंदर टिक्कू।
भारत सरकार की किडनैपिंग और डिमांड्स को लेकर ऐसी कोई खास पॉलिसी नहीं है, जबकि अमेरिका और इजराइल की एक पॉलिसी है नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट, यानी कि टेररिस्ट अगर आपसे कोई भी नेगोशिएशन करना चाहे तो इसके लिए नो नेगोशिएशन पॉलिसी है, आप किसी भी कीमत पर टेररिस्ट को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल में ऐसा है, भारत में ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिसमें टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन ना किया जाए, इसीलिए नेगोशिएशन जो है वो शुरू किया जाता है। और इन आतंकवादियों को लग भी रहा था कि नेगोशिएशन जो है वो हो जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे पहले ऐसा कई बार हुआ है जब भारत के लोगों को या भारत में आए घूमने विदेश के लोगों को किडनैप करते हैं, उसके बाद नेगोशिएशन के नाम पर अपने आतंकियों को रिहा करने की मांग करते हैं। ऐसा कई बार किया भी गया है। इसका एक दो एग्जाम्पल है। 1989 में भारत के तब के होम मिनिस्टर की बेटी रुबैया सईद को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया था और उन्हें छोड़ने के बदले में 5 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की थी और ऐसा भारत ने किया भी था। इसके अलावा 1991 में कश्मीरी एमपी की बेटी नाहिदा इम्तियाज़ को भी किडनैप किया गया था और उसके बदले में फिर मांग की गई थी एक टेररिस्ट को छोड़ने की, और ऐसा हुआ भी था। तो ऐसा पहले इतिहास में होता रहा है, इसीलिए इन आतंकवादियों को उम्मीद थी कि इस बार भी ऐसा होगा और इस बार जो उनकी डिमांड थी वो 21 टेररिस्ट को छोड़ने की थी। और इन सब के बीच में नॉर्वे के जो होस्टेज जिसे बनाया गया था उसका सिर काटकर भेज दिया गया था और उसके ऊपर लिखा था अल फरान। टेररिस्ट की लिस्ट इसके बाद कहीं ना कहीं डर का माहौल बना था क्योंकि एक की जान चली जा चुकी थी और वो भी इतने निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। सिर कलम कर दिया गया था और उस बॉडी के एक हिस्से को भेजा गया था और उस पर लिखा गया था अपने आतंकवादी संगठन का नाम। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये डर था कि कहीं बाकी जो लोग उनके कब्जे में हैं उन आतंकवादियों के, उनको भी ना मार दिया जाए। तो अब जो ये नेगोशिएशन फिर एक अलग दौर से एक अलग तरीके से फिर से शुरू हुआ और टेररिस्ट को भी इस बात का अंदाज़ा था कि जिस तरीके से ये हत्या उन्होंने की है उसके बाद गुस्सा जो है वो भारत के अंदर भी होगा, हो सकता है वो नेगोशिएशन ही ना करे। इसीलिए उन्होंने भी थोड़ा सा अब नर्म रवैया अपनाया, उन्होंने अपने मांग को थोड़ा कम किया। अब वो 21 की जगह 15 आतंकवादियों को रिहा करने की बात पर जो है वो मान गए थे, उनकी डिमांड कम हुई। फिर कुछ दिन ड्रैग किया गया इस नेगोशिएशन को, लगातार जो हमारे देश की तरफ से नेगोशिएट कर रहे थे कश्मीर पुलिस के ही आईजी, उन्होंने और नेगोशिएट किया। धीरे धीरे करके ये आतंकवादी राज़ी हुए 4 टेररिस्ट को छोड़ने पर, जिसमें मसूद अजहर सबसे पहले, अफगानी, लोग्रियाल और उमर शेख, इन चारों को छोड़ने पर बात बन गई। 1 महीना गुजर गया और अब था कि अब उन्हें और कुछ नहीं, बस मसूद अजहर को छोड़ दिया जाए। अब 21 से 1 पर वो मान गए और जब भारत इस पर भी नहीं मान रहा था तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हमें 1 करोड़ रुपए दीजिए और आप इन होस्टेजेस को वापस लेकर जाइए। यानी कि अब उन्हें आतंकवादी नहीं चाहिए, रिहा नहीं कराना है, अब उन्हें बस पैसों में वो मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि भारत इतनी आसानी से इन आतंकियों को रिहा नहीं करेगा। ये नेगोशिएशन का दौर चलता रहेगा और टाइम ड्यूरेशन जो है वो लगभग 2-3 महीने आगे बढ़ चुका था। लेकिन भारत ने एक भी आतंकवादी को रिहा नहीं किया, ना ही उन्हें पैसे दिए और उसके बाद धीरे धीरे ये मामला जो ठंडा पड़ता चला गया। लेकिन उनके कब्ज़े में रहे उन आतंकवादियों के पास जो होस्टेजेस थे, जो विदेश के पर्यटक थे, उनका आज तक भी कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन 1995 में अल-फरान टेररिस्ट पर एक अटैक किया गया, एक भारत की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और उसमें 3 आतंकवादी मारे गए और कहा जाता है कि ये 3 आतंकवादी वही थे जो इन टूरिस्ट के किडनैपिंग में शामिल थे और उनका तो खात्मा हो गया। लेकिन उन होस्टेजेस का जिन्हें उन आतंकवादियों ने पकड़ा हुआ था, वो टूरिस्ट जो भारत आए थे कश्मीर घूमने के लिए, उनका कोई भी पता नहीं चल पाया। लेकिन जिनको गिरफ्तार भी किया गया, कुछ लोगों को, क्योंकि 3 लोगों को मार दिया गया, जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए बाद में, उन्होंने अपने इंटेरोगेशन में ये बताया कि उन्होंने जिन लोगों को किडनैप किया था उन सबको वो पहले ही मार चुके थे। काफ़ी सर्च के बाद जब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनको मार करके उन्हीं जंगलों में, उन्हीं पहाड़ी इलाकों में उन्हें दफना दिया गया, फिर भारत की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, बहुत ढूंढा गया तो एक बॉडी मिली काफ़ी सर्च के बाद। लेकिन उसका डीएनए जब मैच कराया गया तो डीएनए मैच भी हो गया हमारे देश में, लेकिन जब वापस उनके देश उन्हें भेजा गया तो डीएनए मैच नहीं हुआ और वहाँ की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ के जो पर्यटक वहाँ गए थे उनकी बॉडी नहीं है। हालांकि तब थोड़ी किरकिरी भी हुई थी, लेकिन वो डीएनए मैच नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसी इंडियन का ही शव है। उसके बाद भी कई सालों तक उन विदेशी पर्यटकों की फैमिली जो है वो इंडिया आती रही, इस उम्मीद में कि शायद कुछ पता चल जाए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। 30 साल पहले जो विदेशी पर्यटक भारत घूमने आए थे एक उम्मीद के साथ
कि भारत और भारत में जम्मू कश्मीर जो बेहद खूबसूरत जगह है, जो एक पर्यटक स्थल है, जहाँ पर कभी आतंकवाद तो हमेशा से रहा है लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा कि पर्यटकों को निशाना बनाया गया, वहाँ पर उनके साथ इस तरह की घटना घट जाएगी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। 6 कुल होस्टेजेस बनाए गए थे, एक भाग गए थे, एक की हत्या कर दी गई थी और 4 का अब तक भी कोई पता नहीं चला। तो ये पहली बार पहलगाम में हमला नहीं हुआ है, इससे पहले 30 साल पहले भी इस तरह की ही एक वारदात हुई थी, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने वाकई पूरे देश को फिर से गुस्से में डाल दिया है।